साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सेंसिटिव भी है, पर अगर आज हमने उस पर चर्चा नहीं करी तो डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंटल पार्ट है वो हमको फेस करना ही पड़ेगा। साथियों मैं बात कर रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप पे, लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए ताकि हमें बिटर कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस ना करने पड़े। जानकारी के अभाव में नुकसान हमको ही फेस करना पड़ता है। पर साथियों टॉपिक को मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में या एक हद तक कन्फाइंड नहीं करना चाह रहा हूँ। समाज, परिवार, हम इस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार देखते हैं उस पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। साथियों मैंने अपने वकालत के लंबे कैरियर में ये देखा है कि युवाओं का जो सोच है, जो ट्रेंड है, वो डे बाय डे जो है वो चेंज होते जा रहा है। मैंने कई बार एज अ मैटर ऑफ क्यूरोसिटी कुछ युवाओं से बात भी करी। उनसे पूछा कि भाई शादी को लेकर आपका क्या रवैया है या क्या जो है रुख है। तो वो साफ साफ कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करना इजिकल टू आपकी बर्बादी है। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले हमारे मित्रों ने या हमारे बड़े भाइयों ने शादी करी और अल्टीमेटली हम सब खुश थे कि उनका घर बस गया है और हमारे घर वाले भी अब यह सपना संजोने लगे कि अब हमारे हाथ जो है पीले करने। पर कुछ ही महीनों बाद जो हमारी भाभियां थी या हमारे दोस्तों की पत्नियां थी, उन्होंने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। लड़कियां जो है पीयर जाके बैठ गई और वहाँ से जो है झूठे केस कर दिए और लड़के जो है फेस कर रहे हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है। जिधर भी जाओ लड़कियों का जो है बोलबाला है और अल्टीमेटली एक बड़ा अमाउंट भी हमें बतौर एलिमोनी जो है देना पड़ा, ये भी हमने देखा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये संकल्प ले लिया है कि इस जन्म में शादी तो हम नहीं करेंगे। क्लियर बात है। तो कुल मिला करके जैसा उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो उस विषय वस्तु की तरफ जो है टोटली इंक्लाइन हो गए। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि कुछ युवक युवतियों के साथ में एज अ फ्री कपल जो है रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है सेफ्टी के लिए लिव इन एग्रीमेंट लिख लेते हैं, कुछ लोग जो है लिव इन एग्रीमेंट के बाद में जो है शादियां कर लेते हैं। एक जनरल ट्रेंड में जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें लिव इन पार्टनर नहीं मिलता है तो वो लोग जो है इंक्लाइन होते हैं टूवर्ड सेक्स डॉल। ये सच्चाई है जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी देखा है कि सारे ऑप्शंस जब उनको अवेल नहीं होते हैं तो कई बार युवा जो है हस्त मैथुन की गलत लत में पड़ जाते हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब पर सारी सामग्री जो है अवेलेबल है, क्लियर है। अब कोई युवक जो है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, जिसको लिव इन पार्टनर नहीं मिल रहा है या कोई कपल नहीं मिल रहा है, तो वो यूट्यूब पे जाएगा और सर्च करेगा क्या मास्टरबेशन करना सेफ है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्लियर बात है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स आएंगे बहुत सारे और कई बार तो उनको ये तक गाइड किया जाता है कि आप महीने में कीजिए 20-21 बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है। अब युवक जो है जो देख रहा है उसको सही मान रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। एक बार मेरे कहने से उन लोगों से भी मिल लीजिएगा जिन्होंने किया है मास्टरबेशन फ्रिक्वेंटली। उस समय उनको मालूम नहीं पड़ा, जो डिस्चार्ज था वो निकलता गया। जब उनकी मैरिजेस हुई तो उनकी जो कंसर्न पत्नियां थी उनको वो संतुष्ट तक नहीं कर पाए, सेक्सुअली जो है वो डिफीट हो गए और अल्टीमेटली हस्त मैथुन उसका एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जानकारी आपको सब्जेक्ट पर पूरी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन इट इज़ प्रिजुडाइज टू योर लीगल हेल्थ। इसलिए बार बार मैं जोर देता हूँ लीगल प्लानिंग पे एंड स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के ऊपर कि केस लड़ने से अच्छा है बचना। साथियों मैं बड़ा ही प्रभावित हूँ NSG के एक महत्वपूर्ण फार्मूला से, जो ये कहता है कि खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो दूसरों को हम कैसे बचाएंगे। इसलिए आपका परिवार में फिट रहना, सेक्सुअली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं होगे तो अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में आओगे। आपको देख के आपके घर वाले जो है डिप्रेशन में आएंगे और उनको देख के जो अन्य घर वाले हैं वो भी डिप्रेशन में आएंगे। तो एक व्यक्ति जब घर में परेशान है तो वो एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरा परिवार जो है परेशान हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें ताकि आपको कोई परजुरी कॉज ना हो। इसलिए मेरा आपसे अब ये निवेदन है कि ये मान के चलिएगा कि मैं बिल्कुल आपके साथ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और एज अ फ्रेंड जो है मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ। साथियों लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट को लेकर के मैंने कई केसेस देखे। केस स्टडी यह कहती है
कि 3 पर्सपेक्टिव में यहाँ पर स्थितियाँ समाज में दिखाई देती हैं। प्लान नंबर ए या स्थिति नंबर 1 जो भी हम कहेंगे कि जहाँ पर युवक भी जो है अनमैरिड है, युवती भी जो है अनमैरिड है, इनके बीच में एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ, आराम से रह रहे। जो पार्ट नंबर बी है, जो प्लान नंबर बी है या स्थिति नंबर 2 है, उसमें ये देखा गया कि लड़का मैरिड है या लड़की मैरिड है और उस रिलेशनशिप से बाहर जा करके उसके किसी के साथ जो है संबंध बनने की स्थिति आ गई है, तो वो जो है एक एग्रीमेंट लिख रहे हैं। और जिसका एक फिल्टर्ड फॉर्म क्या है कि जो कंसेंट युवक है या जो कंसेंट व्यक्ति है उसका म्यूचुअल डिवोर्स केस जो है ऑलरेडी पेंडिंग है, उसके पेंडिंग रहने के दौरान जो है उसने ये हिमाकत की है। क्लियर हो गया। और तीसरे केसेस वो हैं कि जहाँ पर एग्रीमेंट तो हैं पर इतने गलत तरीके से लिखे गए हैं, अल्टीमेटली वो परजुरी या प्रेजुडाइज कॉज करने की स्थिति में। क्लियर है बात ये। तो आज सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट जायज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो इन्हें करना है क्यों, और अगर जायज़ है तो किस प्रकार करना है, ये आपको मैं समझाऊंगा। साथियों, बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप है 2 अडल्ट्स के बीच में, ये आप मान के चलेगा। अगर एक माइनर है या दोनों माइनर है तो ये रिलेशनशिप गैर कानूनी है, और ऐसे रिलेशनशिप को जो प्रमोट करेगा वो पॉक्सो कानून के तहत जो है प्रोसिक्यूट भी हो सकता है। क्लियर है बात ये। मैं आपको इसलिए ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है और जो लड़का है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उनके बीच रिलेशनशिप भले ही कंसेंचुअल भी हो तब भी वो गैर कानूनी है। तो इसका मतलब क्या है कि लड़के की उम्र और लड़की की उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए। क्लियर होगी बात अपने को ये। तो ये आप नोट कर लीजिए बेसिस क्या है लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट का, कि जो कंसर्न कपल है या कंसर्न जो पार्टीज़ हैं उनकी उम्र 18 साल से प्लस होनी चाहिए। और इसको वेरीफाई करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है ये बनाता है बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन रिगार्डिंग द रेसिडेंशियल प्रूफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेरिफिकेशन भी इन डॉक्यूमेंट से होता है। और ये डॉक्यूमेंट जायज़ है एज पर लॉ। कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है बॉर्डर एज पे 17 साल 2 महीने 3 महीने, आप जो रिलेशनशिप में आ गए, बाद में वो केस करती है, आपको जो है परिणाम फेस करने पड़ते हैं। सरकारें कह रही हैं 18 प्लस, पर हमको 18 प्लस नहीं मानना है, हमको मानना है 20 प्लस। तो जब भी हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो इस बात को सर्टेन कर लीजिए कि लड़की की उम्र 20 साल या उससे ऊपर हो, ताकि हमें कोई परजुरी कॉज नहीं हो। क्लियर हो गया आपने को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग कई बार कहते हैं कि हम लिव इन एग्रीमेंट लिख रहे हैं, वो एग्रीमेंट लिखना जायज़ होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इवन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ये लीगलाइज है, मींस इनके पर्सपेक्टिव में की जाने वाली एग्रीमेंट को विधिक मान्यता है। ये एग्रीमेंट गैर कानूनी नहीं है, और जिस कारण से अगर एग्रीमेंट है तो उन्हें विचार में भी लिया जा सकता है। साथियों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव इन एग्रीमेंट के बेसिस पर एक रेप केस को क्वैश कर दिया कि जब लड़का लड़की सहमति के साथ जो है रह रहे हैं, दोनों जो है एडल्ट हैं, कॉन्सिक्वेंटल स्थितियाँ क्या उसको समझ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लिव इन एग्रीमेंट बेस है उनके रिलेशनशिप का। ऐसे सिनेरियो में कोई भी ऑफेंस जो है रेप का मेड आउट नहीं होता है। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इस एग्रीमेंट का, समझ लीजिए इस तरह के जजमेंट से। साथियों, एक बात जो है आपको समझनी होगी, जब भी आप एग्रीमेंट लिख रहे हैं तो कई बार ये क्वेरी आती है हमें डॉक्यूमेंट जो है क्या चाहिए होंगे और किस प्रकार जो है इसको लिखना है। साथियों, बेसिकली आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले है पक्षकारों की फ़ोटोग्राफ्स। अगर आप फोटोग्राफ चस्पा नहीं कर रहे हैं, इट माइट कॉज अ डाउट। और जो फोटोग्राफ्स है उस पर जो कंसर्न पक्षकार हैं उनके काउंटर साइन, मतलब कटे हुए हस्ताक्षर आधे फ़ोटो पे और आधे डॉक्यूमेंट पे जो है होने चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें कितना लगेगा स्टैम्प पेपर, कुछ लोग कहते हैं कि स्टैम्प पेपर लेना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्टैम्प पेपर की आपको, पर नोटरी क्या उस समय ट्रबल क्रिएट करता है हमारे लिए। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट के लिए 500 रुपये का स्टैम्प वो परचेस कर लीजिए और उस पर ही एग्रीमेंट जो है लिख लीजिए, ताकि अपने लिए भी जो है सेफ कोर्स रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं तो 2 खरीदेगा, एक खरीदेगी लड़की और एक खरीदेंगे आप। ये भी एक सबूत बनता है, पक्का सबूत, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ से भी आप ये दस्तावेज खरीद रहे हैं वो वेंडर कौन है वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। पेमेंट कैश में नहीं करना है, पेमेंट जो है खाते से करना है। क्लियर है बात। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम ये शो करना चाह रहे हैं कि नथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड टू शो एनी कॉर्शन, कि हमने इसको ना डराया है, ना धमकाया है, ना परेशान किया है, ना ह्यूमिलेट किया है। जो कुछ भी हो रहा है
इसकी सहमति से हो रहा है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ, सेकंड डॉक्यूमेंट है कंसेंट स्टैम्प, और थर्ड है इस पर लिखा पढ़ी कैसे करनी है। लिखा पढ़ी जब भी आप करें तो जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है उसको नाम हम देंगे लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट, जिसमें सबसे पहले पार्ट पे आपके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा कि आप कौन है। जैसे मान लीजिए मैं सो एंड सो, पुत्र श्री सो एंड सो, उम्र सो एंड सो, जाति सो एंड सो, निवासी सो एंड सो, जो कि इस विलेख में प्रथम पक्षकार कहलाऊंगा, ये आप लिखवा लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, लड़की के बारे में डिस्क्रिप्शन, और वो बन जाएगी द्वितीय पक्षकार, ये डिस्क्रिप्शन जो है आप लिखवा लीजिए। फिर उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द एज, ये प्राइम डिस्क्रिप्शन है जिसको आप अवॉइड करते हैं, इसका अलग से हेडिंग बनाइए। उसमें लिखिएगा कि भाई जो प्रथम पक्षकार है उसका जन्म दिनांक जो है सो एंड सो है, द्वितीय पक्षकार है उसका जन्म दिनांक सो एंड सो है, जिसकी पुष्टि में 10th एंड 12th की मार्कशीट इंक्लोज्ड है, जिसको एनेक्स किया जा रहा है, जो कि एनेक्सर नंबर 1 है एंड एनेक्सर नंबर 2 है। क्लियर हो गया? लड़के की मार्कशीट बन जाएगी एनेक्सर नंबर 1, जो लड़की की मार्कशीट है वो बन जाएगी एनेक्सर नंबर 2। क्लियर हो गया अपने को? दूसरी बात, स्वस्थ चित्त के हैं पक्षकार, इसको भी जो है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है अप्लाई होगा, जो ये कहता है कि अगर पक्षकार माइनर हैं दे आर नॉट वैलिड फॉर एनी एग्रीमेंट। तो आप मेजर हैं, इसका प्रूफ भी आ गया। आप साउंड माइंड के हैं, ये बात भी लिखवा लीजिए। और इस बात की पुष्टि के लिए 4 गवाह रिकॉर्ड पर रखिए, 2 गवाह अपनी ओर से और 2 गवाह लड़की पक्ष की ओर से, ये बहुत ज़रूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वकील साहब से कहते हैं कि साहब आप ही जो है गवाह अरेंज कर दो, या हम किसी ऐसे व्यक्ति को गवाह बना लेते हैं जो किसी काम कर्म का नहीं होता है। गवाह आपके होने चाहिए मजबूत। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बाद में जब भी डिस्प्यूट होगा तो यही व्यक्ति बतौर गवाह जब कोर्ट में आएंगे तो रियल में क्या स्थिति थी उसको जो है जस्टिफाई कर पाएंगे। अब आप कहेंगे साहब जो कुछ भी हुआ है कि हमारी सहमति से हुआ है, हमने कोई जो है दबाव नहीं डाला। लड़की वाले ये कह सकते हैं कि साहब दबाव डाला गया, जबरन जो है दिखाया गया, तो ये गवाह पुष्ट करेंगे कि हमारे सामने एग्रीमेंट हुआ था, बिल्कुल सहमति से हुआ और कोई यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। तो उनकी टेस्टिमोनी से आपको बल मिलेगा, आगे आने वाले बड़े खतरे से आप बच सकते हैं। क्लियर है बात? है साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात जो है अब हमें जो है नोट डाउन करनी है रिगार्डिंग आर स्टेटस, जिसके लिए आपको जोर देना पड़ेगा सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस फैक्ट को मेंशन कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका म्यूचुअल डिवोर्स केस चल रहा है, इस फैक्ट को मेंशन कीजिए। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे तो आप भी नुकसान खाएंगे, क्योंकि आपने ये फैक्ट मेंशन नहीं करा, या लड़की ने कहा कि अरे भाई क्यों लिख रहे हो, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, या उनके एडवोकेट साहब ने कहा कि भाई आप मत लिखिए, ऐसा होता है क्या, तो भूल के भी आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है। आप कोई फैक्ट कंसील करोगे तो बर्डन आपके ऊपर जाएगा कि आपने छुपाया। वो बाद में लड़ जाएंगे कि साहब फैक्ट छुपा करके हमारे साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और फिर वादा किया शादी कर लेंगे और अल्टीमेटली मेरा जो है बलात्कार करा या मेरे साथ जो है रिलेशनशिप कायम रखे। तो आप एक बिग ट्रबल में ना फंस जाएं, रिलेशनशिप के बारे में लिख लीजिए। मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि लड़की अगर ऑलरेडी मैरिड है और उसका भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसके हस्बैंड से और उसका म्यूचुअल डिवोर्स पेंडिंग है, उसको मेंशन भी करो। पूर्व मैरिज है, उससे बच्चे हैं, उसको मेंशन करो। बच्चे कहाँ रह रहे हैं उसको मेंशन करो। उनकी क्या व्यवस्थाएं करी आपने, और जो कंसर्न वाइफ है उसकी क्या व्यवस्थाएं करी, कब से आप अलग अलग रह रहे हैं, कब आपका तलाक हो गया, ये बेसिक जानकारियाँ हैं, उसको लिखिए। नहीं लिखेंगे आपको जो है वहाँ पर नुकसान खाना पड़ेगा। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके वर्तमान लिव इन पार्टनर के अलावा और कितने लिव इन पार्टनर हैं उसका भी ब्यौरा लिखिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर नहीं लिखोगे बाद में दिक्कतें आएंगी, आपको जो है ट्रबल फेस करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कंसेंट लड़की है उसकी फ्री विल एंड कंसेंट जो है इंपॉर्टेंट है, उस पैरा को भी जो है लिख लीजिए। और वो पैरा कैसा आएगा भाई, मैं अपनी इच्छा से इनके साथ जो है रह रही हूँ, लिव इन में रह रही हूँ, राजी खुशी से रह रही हूँ, और मुझे इन्होंने कभी भी तंग नहीं करा, परेशान नहीं करा, ना ही दबाव बनाया कि ये मेरे साथ आ करके बतौर लिव इन पार्टनर रहे। क्लियर है बात? ये तो ये जरूरी इसलिए है टू अवॉइड द फैक्टर ऑफ कॉर्शन, टू अवॉइड द फैक्टर ऑफ नो कंसेंट, टू अवॉइड द फैक्टर ऑफ कि मेरी विल ही नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज़ जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो भी अमाउंट एज अ कंसिडरेशन आपने देना तय किया है, जैसे कई बार लोग तय कर लेते हैं कि भाई मैं आपको हर महीने हाथ खर्च के 20,000 रुपये दूंगा या 25,000 रुपये दूंगा, उस बात को मेंशन कर दो। और जो भी अमाउंट देना तय हुआ है वो एग्रीमेंट के तहत आपको कैश नहीं देना है, या तो आपको देना है अकाउंट में, या देना है गूगल पे से, या देना है फ़ोन पे से, या देना है पेटीएम से। उसकी डिटेल को यहाँ पर मेंशन कर दो। इसके अलावा कोई मकान अगर आपने किराए पे लेके दे रखा है कंसर्न लेडी को या लिव इन पार्टनर को, उसको भी जो है आप लिख के रखो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कंसर्न लेडी है उसके साथ अगर आप सेक्स करेंगे तो उसमें प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, इस बात को मेंशन करो। बच्चा अगर उसने पैदा कर दिया तो उस पर किसका राइट होगा, उसको मेंशन करो। बच्चा
वो बाद में लीव करेगी या नहीं करेगी जब ये एग्रीमेंट रिवोक होगा, इसको भी जो है आप मेंशन करो। अल्टीमेटली जब ये एग्रीमेंट रिवोक होगा तो कोई लमसम अमाउंट तो पे नहीं करना आपको, इसको मेंशन करो। उसको कोई बीमारी तो नहीं है पूर्व में, उसको मेंशन करो। नहीं तो बोल देंगे भाई उसको आपने जो है एड्स कर दिया या कोई ऐसी बीमारी उसके जननांगों में पैदा कर दी जिस कारण उसको जो है अब सेक्सुअल डिजीज हो गई है और अल्टीमेटली उसकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय कर दी आपने, उसके लिए उसको आप मुआवजा जो है पे करो। तो इतना ट्रबल अपने को नहीं आए तो ये सारी बातें जो है आप स्पेसिफिकली लिखा लो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में एग्रीमेंट करोगे मारे जाओगे, इसलिए एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अपने को जो है फॉलो करना है। वी शुड डिटरमिन द एज, डिटरमिन द मेंटल स्टेटस, डिटरमिन की कोई कॉर्शन नहीं है, डिटरमिन करना है कि हम कितना अमाउंट जो है पे कर रहे हैं टूवर्ड्स हाथ खर्चा या जो उसके अन्य खर्चे हैं उसके पेटे। मकान लेके दे रहे हैं तो क्या स्थिति होगी, हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, कोई डिवोर्स केस पेंडिंग तो नहीं है, अल्टीमेटली उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, कोई डिवोर्स केस पेंडिंग तो नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बच्चा होगा वो कहाँ पर रहेगा, उसका कौन जो है भरण पोषण करेगा, सेक्स का नेचर क्या होगा, सेक्स महीने में कितनी बार होगा। और अल्टीमेटली एक बात जरूर लिखिएगा कि द एग्रीमेंट इज जस्ट फॉर हैविंग सेक्स। हमने किसी भी रूप में इंटेंशन जाहिर नहीं करी है टू मैरी। ये जरूरी इसलिए है कल को वो स्टैंड ना ले ले कि साहब शादी के बहाने जो है मेरे से जो है सेक्स किया और अल्टीमेटली मेरा जीवन जो है बर्बाद कर दिया। तो एक एक बात जो है अपने को ध्यान में रखना है। फिर अल्टीमेटली विवाद आपके बीच में हो गया तो इस सिनेरियो के अंदर जो ये कंसेंट एग्रीमेंट है वो रिवोक कैसे होगा, और रिवोकेशन के बाद उसके बेनिफिट्स मींस उसमें क्या क्या पक्षकारों को मिलेगा, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसको भी लिख लीजिए। सारा काम हमको एडवांस में करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बाद में हमको बिटर कॉन्सिक्वेंसेज जो है फेस करने पड़ सकते हैं। साथियों इस तरह के एग्रीमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? भाई आपका एग्रीमेंट है, सब कुछ आपका राइटिंग में, आपने नोटराइज भी कर लिया उसको, क्लियर है बात ये, तो हमको कोई भी ट्रबल जो है अब फेस नहीं करना पड़ेगा टूवर्ड्स अ फॉल्स रेप केस। ओके, जब भी वो कहेगी साहब उसका बलात्कार हुआ है तो फिर आपने एग्रीमेंट क्यों लिखा। और एग्रीमेंट को जब आप नोटरी कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न पक्षकार हैं वो अपने अपने हस्ताक्षर भी करें, अंगूठा भी लगाएं। आप कई बार अंगूठा नहीं लगवाते हो तो जिसका फ़ायदा जो है गलत पक्षकार जो है ले जाता है और उसका स्टैंड ये होता है कि साहब साइन जो है धोखे से करा लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर पन्ने पर अंगूठा लगवाएं, हर पन्ने पे जो है हस्ताक्षर कराएं, इसके अलावा गवाहों की भी हस्ताक्षर कराएं और गवाहों का भी थंब लगवाएं और प्रॉपर जो है इसको नोटरी कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके आधार पर जो सेफ्टी पिटिशंस है मींस पिटिशन टू कंसर्न एसपी, कंसर्न आईजी, कंसर्न एसडीएम, कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट वहाँ पेश कर दीजिए, ताकि बार बार डॉक्यूमेंट जो है जनरेट होगा तो इससे ये शो हो जाएगा कि कोई भी दबाव नहीं है, जो कुछ भी है सहमति से। तो लड़की अगर बाद में छोटा केस लेके आती भी है देन दिस डॉक्यूमेंट विल गिव अस द प्रोटेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न लड़की है जिससे आप संपर्क में हो उसके लिए अलग फ़ोन मेंटेन करना है आपको। आप अगर उसी फ़ोन से बिजनेस भी कर रहे हो और कंसर्न रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो, आप भी ट्रबल में आओगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ जब विवाद होगा कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी कि आपका फ़ोन भी सीज कर ले पुलिस की साहब इसकी हम जांच करेंगे और जो कंसर्न अपने एविडेंसेस दिए है उसको हम वेरीफाई करेंगे इस फ़ोन की सहायता से, तो फिर आप फ़ोन दे नहीं पाओगे, फिर आपके लिए ट्रबल होगा। इसलिए बेटर ये है कि जब भी रिलेशनशिप में हो अपना फ़ोन जो है आप अलग कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि आप व्हाट्सएप चैट्स को, वीडियो स्टेटमेंट्स को या जो भी खर्चे कर रहे हो लड़की पे उन सब का रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हुए चलना, क्लियर है। इवन जो भी खर्चे आपने दिए हैं टूवर्ड्स हाथ खर्च इस एग्रीमेंट के पेटे उसका भी रिकॉर्ड अपने को जो है मेंटेन करना है। अब आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे बाद में दिक्कत आएगी तो आपको जो है ट्रबल फेस करना पड़ेगा, क्लियर है बात ये। तो साथियों इसलिए मैंने आपको ये जानकारी कन्वे करी है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जानकारी अपने रिकॉर्ड्स में आप अपडेट करके रखो, जब भी एग्रीमेंट लिखो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखो ताकि हमें कोई ट्रबल नहीं हो, और जब भी ट्रबल हो तो हम कम से कम इन डॉक्यूमेंट की सहायता से लीगल ट्रबल को कॉन्टेस्ट कर सकें और अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को बड़े इजी वे में एज अ फ्रेंड जो है आपको कन्वे करने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।